आज ऑपरेटिंग सिस्टम की हम अपनी नई वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। सीपीयू शेड्यूलिंग में कई डिफरेंट टाइप की एल्गोरिथम आपके सिलेबस में गिवन है। यहाँ पे हम पहली एल्गोरिथम ले रहे हैं, फर्स्ट एल्गोरिथम ले रहे हैं, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व FCFS शेड्यूलिंग। यहाँ पे इस शेड्यूलिंग में जो न्यूमेरिकल आता है, इस शेड्यूलिंग टेक्निक को अप्लाई करने के बाद जो न्यूमेरिकल आता है उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। और यहाँ पे सॉल्व करने से पहले मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो टेक्निक है, जो एल्गोरिथम है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये बेस्ड है अराइवल टाइम पे और मोड इसका नॉन प्रीएम्प्टिव है। अराइवल टाइम क्या होता है? देखिए, कई सारी प्रोसेस होती हैं जो रेडी क्यू के अंदर एंटर करती हैं। अब इन रेडी क्यू के अंदर कौन सी प्रोसेस जो है वो सीपीयू को अलॉट होगी, सीपीयू किस प्रोसेस को अलॉट होगा, सारा खेल इस बात का है कि हम सीपीयू को किस प्रोसेस को अलॉट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी प्रोसेस जितनी भी P1, P2, P3, P4 हैं, ये कोऑपरेटिव प्रोसेस हैं। इंडिपेंडेंट प्रोसेस की बात नहीं हो रही है। कोऑपरेटिव प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जो रिसोर्सेज शेयर करती हैं। तो यहाँ पे हम किस तरीके से उनको अलॉटमेंट सीपीयू अलॉट कर रहे हैं, ये चीज़ जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। इसका क्राइटेरिया है अराइवल टाइम पे। जो पहले आई है, FCFS क्या कहती है एल्गोरिथम, जो प्रोसेस रेडी क्यू में पहले आई है उसको सीपीयू पहले अलॉट कर दो और जो बाद में आया उसको बाद में अलॉट करो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसे पहले मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे जो न्यूमेरिकल गिवन होगा आपको एग्जाम में, उसमें आपको डिफरेंट प्रोसेस गिवन होंगी, उनका अराइवल टाइम गिवन होगा और बर्स्ट टाइम गिवन होगा। बर्स्ट टाइम क्या होता है? अराइवल टाइम, इसका मतलब ये अराइवल टाइम, ये प्रोसेस रेडी क्यू में कब एंटर की है। यहाँ पे अराइवल टाइम को आप मिली सेकेंड में समझ सकते हो। बर्स्ट टाइम क्या होता है? बर्स्ट टाइम एक्चुअली इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर सीपीयू। मतलब इसका ये हुआ कि टोटल सीपीयू कितनी देर तक उस प्रोसेस को होल्ड करके रखता है, कंप्लीट करता है, वो टाइम बर्स्ट टाइम होता है। जितनी देर के लिए सीपीयू अलॉट होता है उस प्रोसेस के लिए, तो ये बर्स्ट टाइम गिवन होता है। यहाँ पे ये CT है, कंप्लीशन टाइम, वो प्रोसेस कितनी देर में कंप्लीट हो रही है। टर्न अराउंड टाइम, ये टर्न अराउंड टाइम है। वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम अगर डेफिनेशन पे आए तो बेसिकली ये टोटल टाइम होता है जिसमें सब इंक्लूड होते हैं। कि जैसे ही प्रोसेस सबसे पहले आती है जॉब क्यू में, फिर उसके बाद जॉब क्यू में कहाँ पे आता है, जॉब क्यू होता है हमारा हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क से जो हमारा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है या जॉब शेड्यूलर होता है, ये उस हार्ड डिस्क से उठा के प्रोसेस को कहाँ ले जाता है, रेडी क्यू में ले जाता है। अब ये जो टोटल टाइम लग रहा है प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके जो कंप्लीशन तक, वो टाइम हमारा टर्न अराउंड टाइम होता है। वेटिंग टाइम जितना टाइम उसने वेट किया रेडी क्यू के अंदर, वो टाइम हमारा वेटिंग टाइम हुआ। और ये रिस्पॉन्स टाइम है। तो मैंने इन सबको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे इनका डायरेक्ट फार्मूला लिख रखा है। आपको क्या काम करना है, एग्जाम में 5 से 10 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए एक गैंट चार्ट बनाना है। गैंट चार्ट क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ और इसी तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने एक टाइमलाइन बना ली और इस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। सबसे पहले प्रोसेस कौन सी आई है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। अराइवल टाइम T=0 पे 0 मिली सेकेंड पे प्रोसेस आ गई P1। तो प्रोसेस P1 का बर्स्ट टाइम कितना है, बर्स्ट टाइम इसका है 2 मिली सेकेंड। तो ये प्रोसेस P1 यहाँ पे 2 मिली सेकेंड तक रहेगी। ये P1 यहाँ पे अलॉट हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस P1 रेडी क्यू के अंदर 2 मिली सेकेंड तक के लिए अलॉट हुई है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो प्रोसेस P2 है, ये साथ में प्रोसेस P2 1 पे अराइवल टाइम 1 मिली सेकेंड पे प्रोसेस P2 यहाँ रेडी क्यू में आ चुकी है। तो 1 यहाँ कहीं पे होगा, 1 पे यहाँ पे P2 आ चुका है। लेकिन P2 अभी इसको सीपीयू अलॉट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, ये नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे प्रीएम्पशन या कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं होनी है। तो P2 वेट करेगा जब तक प्रोसेस P1 पूरा नहीं हो जाता। एक बार प्रोसेस पूरा P1 पूरा हो जाएगा तो P2 को सीपीयू अलॉट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस 2 मिली सेकेंड तक इसने वर्स्ट टाइम है, तो प्रोसेस P1 कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस P2 को अलॉट कर देते हैं। प्रोसेस P2 अगेन कितना मिली सेकेंड है, बस टाइम 2। तो ये कहां तक जाएगा, 2 से 4 तक। तो हमने यहां पे 4 लिख दिया और प्रोसेस P2 यहां पे आ गई। अब देखो इसके बाद 1 मिली सेकेंड पे ये आ गया, हम यहाँ पे 4 तक आ चुके हैं। 4 तक आने के बाद अगली प्रोसेस कब आ रही है, अगली प्रोसेस आ रही है P3 एट टाइम T=5 मिली सेकेंड। तो 4 पे तो कुछ है नहीं, तो 4 से 5 तक का स्पेस हमें ये ब्लैंक है और इसको हमें ऐसे शो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये आइडल स्पेस है, इसमें सीपीयू कुछ नहीं कर रहा, आइडल। सीपीयू को कोई भी अलॉटमेंट प्रोसेस का नहीं है। तो 5 पे कौन सी प्रोसेस अलॉट हुई, 3।
सॉरी 5 पे P3 अलॉट हुई और उसका बर्स्ट टाइम कितना है 3, तो 5 से 3 तक का बर्स्ट टाइम 8 कर दो और प्रोसेस P3 इसको अराइव मिल गई है, अलॉटमेंट हो गया CPU का। इतने प्रोसेस 3 तक ये कंप्लीट हुआ और एट अराइवल टाइम कितना P4 6, तो यहाँ पे 6 कहाँ पे होगा 6 7 कहीं पे, ये 6 7 और 8 ये है, तो ये तो P3 का यहाँ तक रहा। 6 पे कौन सी प्रोसेस आ गई एट टाइम t इक्वल टू 6 मिली सेकेंड पे P4 आ चुका था रेडी क्यू के अंदर, लेकिन इसको अलॉट नहीं हुआ CPU कब अलॉट होगा जब ये प्रोसेस P3 कंप्लीट हो जाएगी और हमने इसको 4 मिली सेकेंड देने, तो ये यहाँ पे हमारे पास P4 अलॉट हो गया और इसको हमने दिया 12 मिली सेकेंड। तो ये हमारा कहलाता है पूरा टेबल, इस टाइप से हम जब बना लेते हैं ये हमारा कहलाता है गैंट चार्ट। तो ये हमने गैंट चार्ट बना लिया। एक बार अगर हमने गैंट चार्ट बना लिया है तो अब ये प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं रह गया, प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। कैसे सॉल्व होती है देखते हैं। कंप्लीशन टाइम आप निकाल लो। कंप्लीशन टाइम वो टाइम होता है जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे प्रोसेस P1 कब कंप्लीट हो रही है, प्रोसेस P1 कंप्लीट हो रही है 2 पे, तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना आएगा 2। ये प्रोसेस P2 कब कंप्लीट हो रही है 4 पे, तो इसका कंप्लीशन टाइम कितना आएगा 4। प्रोसेस P3 कब कंप्लीट हो रही है P3 8 पे, कंप्लीशन टाइम 8। प्रोसेस P4 कब कंप्लीट हो रही है P4 12 पे कंप्लीट हो रही है। तो हमने कंप्लीशन टाइम, कभी कभी क्या होता है ये कंप्लीशन टाइम गिवन होता है, बर्स्ट टाइम गिवन होता है, आपसे बेसिकली ये चीज़ें, ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ये भी डायरेक्टली कंप्लीशन टाइम दे देते हैं वो। और अगर कंप्लीशन टाइम गिवन नहीं है तो आप गैंट चार्ट बनाएंगे वहाँ से निकाल लेंगे। अब देखिए टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम निकालना है आपको, तो ये इसकी फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, टर्न अराउंड टाइम CT माइनस AT। तो टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा CT माइनस AT, 2 माइनस 0 कितनी वैल्यू आई 2। अब P2 के लिए टर्न अराउंड टाइम CT माइनस AT 4 माइनस 1 दैट इज 3। P3 के लिए टर्न अराउंड टाइम कितना CT कितना होता है CT माइनस AT दैट इज 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। इसके लिए 12 माइनस 6 दैट इज 6। ये हमने ये जो निकाली है ये हमारी वैल्यू क्या हो गई, ये हमारी हो गई टर्न अराउंड टाइम। एक बार आपने टर्न अराउंड टाइम निकाल लिया, अब आपको वेटिंग टाइम निकालने के लिए टर्न अराउंड टाइम का यूज करना है। वेटिंग टाइम वो टाइम होता है जब प्रोसेस रेडी क्यू में वेट कर रही है किसके लिए CPU अलॉट हो जाए। तो यहां पे वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, टर्न अराउंड टाइम उसमें से हम बर्स्ट टाइम को हटा दें तो हमारा वो वेटिंग टाइम हो जाता है। बर्स्ट टाइम क्या है, CPU अलॉट होने के बाद जितना टाइम उसे प्रोसेस करने में लगा, मतलब CPU ने उस प्रोसेस को कितनी देर होल्ड करके रखा है, वो बर्स्ट टाइम होता है। तो यहाँ पे बस वेटिंग टाइम निकालने के लिए TAT माइनस BT, ये है वेटिंग टाइम निकालने के लिए हम TAT माइनस BT। तो TAT की वैल्यू इतनी है, BT की वैल्यू 2 है, तो हम इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसके लिए 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, और ये वैल्यू होगी 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा 0 1 0 2 हमारा क्या हो गया वेटिंग टाइम। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स टाइम की। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि रिस्पॉन्स टाइम आपको नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस में नहीं पूछा जाएगा, ये रिस्पॉन्स टाइम पूछा जाएगा प्रीएम्प्टिव प्रोसेस में, जहां पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है। यहां पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग नहीं हो रही तो रिस्पॉन्स टाइम नहीं पूछते हैं, लेकिन कभी कभी अगर पूछ लें तो आपको कैसे निकालना है, उसके लिए फार्मूला है टाइम एट विच CPU गेट फर्स्ट टाइम। किसी भी प्रोसेस को जब CPU फर्स्ट टाइम मिलता है वो टाइम एंड माइनस अराइवल टाइम। तो अगर मैं प्रोसेस P1 के लिए बात करूं तो रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा, टाइम एट विच द CPU गेट द फर्स्ट टाइम, मींस P1 को CPU पहली बार कब मिला, C1 को एट टाइम t इक्वल टू 0 पे मिल गया था CPU, t इक्वल टू 0 पे ही CPU मिल गया। तो यहां पे कितना होगा रिस्पॉन्स टाइम 0 माइनस अराइवल कितना, इसका 0 पे आ रही है, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। P2 के लिए रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, सबसे पहले से CPU कब मिला, टाइम एट विच CPU गेट फर्स्ट टाइम। तो P2 को CPU सबसे पहली बार मिला है 2 पे, 2 मिली सेकेंड पे, और इसका अराइवल कब हुआ था 1 पे, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। P3 के लिए कब मिला था CPU से सबसे पहली बार, P3 को 5 पे CPU मिला था एट 5 मिली सेकेंड पे सबसे फर्स्ट टाइम। तो 5 मिली सेकेंड पे CPU मिला है और अराइवल टाइम कितना है 5,
तो इसके लिए रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा 5 - 5 दैट इज इक्वल टू 0। और बात कर लें P4 को, सबसे पहले हमें मिला था 8 पे, तो 8 - 6 इक्वल टू 2। अब एक बात आप यहां पे ध्यान से देखिएगा, मैं जो अभी आपको बता रहा था, वेटिंग टाइम 0, रिस्पॉन्स टाइम 0, वेटिंग टाइम 1, रिस्पॉन्स टाइम 1, वेटिंग टाइम 0, रिस्पॉन्स टाइम 0, वेटिंग टाइम 2, रिस्पॉन्स टाइम 2। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, रिस्पॉन्स टाइम आपसे नॉन प्रीएम्प्टिव प्रोसेस में नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो वेटिंग टाइम के बराबर होता है। इसलिए रिस्पॉन्स टाइम को प्रीएम्प्टिव प्रोसेस में पूछा जाता है, और उसका फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख रखा है। तो ये था हमारा पहला आज का ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो लेक्चर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके बाद हमारा SJF का आएगा, प्रियोरिटी शेड्यूलिंग आएगी, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग आएगी, और हम आपकी यूनिवर्सिटी, AKT यूनिवर्सिटी एग्जाम और गेट के एग्जाम जो CPU शेड्यूलिंग पे होंगे वो सब कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।